अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। रमजू को एक नज़र देखकर ही मुझे यकीन हो गया था कि इसका शुमार जिंदों में नहीं किया जा सकता, और अब जो मैंने इसकी गर्दन की हालत देखी तो मुझे बाबे की गैर तबई मौत का भी सुराग मिल गया। रमजू की गर्दन पर ऐसे निशानात मौजूद थे जैसे इसकी शहरक को दबाकर इसे मौत के घाट उतारा गया हो। इसके साथ ही गर्दन की दोनों साइड पर कानों के नीचे मुझे खरोंचों के निशानात भी दिखाई दिए, जिसने इसे फना के घाट उतारा था। ये खरोंचे इसके नाखूनों का कारनामा था। बाबे का मुंह भी किसी हद तक खुला हुआ था और आंखों की हालत से भी यही अंदाजा होता था कि वो खासी अजियतनाक मौत मरा था। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी कि बाबे रमजू को कत्ल किया गया था। इसका कातिल कौन था? इस वक्त मेरे जहन में यही सवाल सर उठाए खड़ा था और मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया और इस कमरे में मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। वो एक आम सा कमरा था और उसके अंदर वैसा ही आम सा इस्तेमाल का सामान भरा हुआ था जो एक अकेले बूढ़े शख्स की ज़रूरियात के लिए लाजमी होता है। 10-15 मिनट की तलाश के बाद भी कोई ऐसी चीज़ मेरे हत्थे ना चढ़ी जो किसी भी हवाले से कातिल तक रहनुमाई करती। मैंने कमरे में मौजूद अफराद को बारी बारी देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, बाबा रमजू तबई मौत नहीं मरा, इसे किसी ने कत्ल किया है। किसने? इसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक बंदे ने पूछा। मैं बहुत जल्द बाबे के कातिल को गिरफ्तार कर लूँगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा, लेकिन पहले किसी को भेजकर इन लोगों को यहाँ बुलाओ जो रमजू के रिश्तेदार हैं। मेरा मतलब है कि खुर्शीद बेगम, सुग्गी, बरकत बीबी और ताफू वगैरह। मेरी मालूमात के मुताबिक ताफू, सुग्गी और बरकत बीबी खुर्शीद बेगम के घर ठहरे हुए हैं। मेरे हुक्म की तामील में एक बंदा फिलफौर खुर्शीद बेगम के घर की जानिब रवाना हो गया। एक बात पर मुझे हैरत हो रही थी कि मैं थाने से कड़ियांवाला पहुंच गया था और यहाँ मेरी आमद का सबब बाबे रमजू की मौत थी, लेकिन खुर्शीद बेगम एंड कंपनी में से कोई एक शख्स भी जाए बकुआ पर दिखाई नहीं दे रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ कि क्या खुर्शीद बेगम को बाबे की मौत की खबर है भी या नहीं। यही सवाल जब मैंने वहाँ मौजूद लोगों से किया तो पता चला कि बाबे की मौत की इतला खुर्शीद बेगम के घर पहुँच चुकी है और खुर्शीद बेगम बरकत बीबी के साथ इधर का एक चक्कर भी लगा कर गई है। ताहम सुग्गी या ताफू ने इस तरफ आने की जहमत गवारा नहीं की थी। मुझे इस शख्स की तलाश थी जिसने बाबे रमजू की लाश को दरियाफ्त किया था। मैंने इन लोगों से पूछा, सबसे पहले रमजू की लाश को किसने देखा था? मासी हनीफा ने, एक शख्स ने जवाब दिया। मैंने पूछा कि मैं मासी हनीफा से बात करना चाहता हूँ, वो इस वक्त कहाँ है? वो अपने तंदूर पर होगी, एक शख्स ने बताया। मासी हनीफा का घर गांव के कोने पर है। उसने अपने घर के बाहर एक तंदूर लगा रखा है जहां गांव की औरतें रोटियां लगाती हैं। मुझे बताया गया कि कल जब बरकत बीबी, सुग्गी और ताफू बाबे रमजू को इस घर में अकेला छोड़कर खुर्शीद बेगम के साथ चले गए थे तो इसके बाद से हनीफा ने रमजू के खाने पीने का ख्याल रखा था। मासी एक बेवा औरत थी। आज सुबह जब वो रमजू के लिए नाश्ते का सामान लेकर आई तो रमजू इसे मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला। उसने घर से बाहर आकर लोगों को इस बारे में बताया। थोड़ी ही देर में बाबे रमजू की मौत की खबर पूरे कड़ियांवाला में फैल गई और फिर चुपके से ये इतला थाने भी पहुंच गई थी। मेरी ख्वाहिश पर थोड़ी ही देर में मासी हनीफा को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। मैं इसे लेकर दूसरे कमरे में बैठ गया। हनीफा की उम्र 50 के करीब थी। वो एक मिस्कीन सी सूरत वाली मोटी ताज़ी देहाती औरत थी। मैंने घुमा फिराकर हनीफा से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कोई भी ऐसी अहम बात सामने ना आ सकी जो कातिल तक रसाई हासिल करने में मेरी मदद कर सकती, सिवाय इस नुक्ते के कि जब आज सुबह हनीफा बाबा रमजू के लिए नाश्ता लेकर आई तो घर के बैरूनी दरवाजे को खुला देखकर वो चौंक उठी थी। क्या मतलब? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें रमजू के घर का दरवाज़ा खुला हुआ मिला था? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन झटकते हुए बोली। मैं इस वक्त यही समझी थी कि रमजू ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया होगा। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। क्या तुमने रमजू को आवाज़ दी थी? मैं घर के अंदर दाखिल हो गई और काफ़ी बुलंद आवाज़ में रमजू को पुकारा।
हनीफा ने बताया, लेकिन मेरी पुकार के जवाब में रमजू की आवाज़ सुनाई नहीं दी और न ही वो मुझे घर में कहीं नजर आया। मैं दबे कदमों सहन से बरामदे में और बरामदे से बाबे के कमरे में पहुंच गई। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, कमरे के अंदर तुमने क्या देखा? बाबा रमजू अपनी चरपाई पे बेसुध पड़ा था। हनीफा थूक निगलते हुए बोली, मुझे हैरत हुई कि वो अब तक बेखबरी की नींद क्यों सो रहा है। मैंने उसे आवाज़ें दी, उठो रमजू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन मेरी बार बार की पुकार भी उसके बदन में जरा सी जुम्बिश भी पैदा न कर सकी। इतनी आवाज़ें तो कब्रिस्तान में जाकर दो तो कई मुर्दे उठकर बैठ जाते, मगर बाबा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। रमजू के इस अंदाज ने मुझे तशवीश में डाल दिया और मैं इसे देखने के लिए कमरे के अंदर चली गई और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। फिर तुमने क्या किया? मैंने इस्तफसार किया। मैं बाबे रमजू को इस हालत में देखकर घबरा गई थी। वो एक छुरछुरी लेते हुए बोली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रमजू अल्लाह को प्यारा हो चुका है। बस फिर मैं घर से बाहर निकल आई और लोगों को बुलाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसके अलावा और कुछ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कोई ऐसी अनोखी या गैर मामूली बात जो तुमने बाबे के घर के अंदर बाहर देखी हो? जी कोई नहीं, वो जहन पर जोर डालते हुए बोली, सिवाय इसके कि घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि जब रमजू इस दुनिया से रुखसत हो गया था तो फिर घर का दाखिली दरवाज़ा किसने खोला? मासी हनीफा, तुम एक ज़हीन औरत हो। मैंने सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा। तुम इसी तरह अपने दिमाग को सोचने पर लगाए रखो, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। मैं बस इतना इशारा दे सकता हूँ कि बाबे रमजू का कातिल दरवाजे को खुला छोड़ गया था, या तुम यूं समझ लो कि कातिल जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। कातिल? वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगी। क्या रमजू अपनी मौत नहीं मरा? नहीं, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा, बाबे रमजू को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है। ओह! उसकी सरासीमगी में कई गुना इजाफा हो गया। बेहद खौफजदा लहजे में वो बोली, रमजू को किसने कत्ल किया है? मैं यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम भी अपने जहन को सोचने में मसरूफ रखो। अगर कोई भी ऐसी बात तुम्हें याद आ जाए जो मुझे कातिल तक पहुँचा सकती हो तो तुम फौरन मुझे बताना। जी? जी मैं समझ गई, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोली। हनीफा को मैंने फारिग कर दिया कि बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम वहां आ गई थीं। मैंने हनीफा को रुखसत करने के बाद जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और बाबे रमजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। हम जिस टांगे में बैठकर कड़ियांवाला पहुंचे थे, कांस्टेबल आरिफ बाबे रमजू की लाश को इसी टांगे में डालकर वहां से रवाना हो गया। तो मैंने बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम को सवालों जवाब के लिए अपने पास बुला लिया। तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को घर से बाहर करके हम लोग बरामदे में बैठ गए थे, लेकिन कबल इसके कि मैं इनसे कोई सवाल करता, खुर्शीद बेगम ने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब, ये क्या चक्कर है? अभी मैंने बाहर लोगों को ये कहते सुना है कि बाबे रमजू को किसी ने कत्ल कर दिया है, जबकि हम तो यही सोच रहे थे कि शायद इसकी गैरत जाग गई है और ज़मीन ने इसका गला घोंट दिया है। खुर्शीद बेगम, मैंने बरकत बीबी की फूफीजाद की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये कोई चक्कर नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है कि किसी शकीउल कल्ब शख्स ने बड़ी बेदर्दी से गला दबाकर रमजू को मौत के घाट उतार दिया है। इसे कौन कत्ल कर सकता है? बरकत बीबी ने उलझनज़दा लहजे में कहा, वो मनहूस तो कब्र में अब टांगे लटकाए बैठा था। मैं बरकत बीबी के गम और गुस्से को अच्छी तरह समझता था। वो सुगी वाले वाक़े की वजह से रमजू से शदीद नफरत करती थी। अभी तक ये तय नहीं हो पाया था कि इस अफसोसनाक वाक़े में कसूरवार कौन था, सुगी या रमजू। इससे पहले कि मैं सच झूठ का फैसला करता, रमजू को किसी ने कत्ल करके इस केस में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भर दी थीं। मैं बहुत जल्द रमजू के कातिल का पता चला लूँगा, मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। इसी मकसद के लिए मैंने रमजू की लाश को अस्पताल भिजवाया ताकि पोस्टमार्टम के बाद रमजू की मौत के मामले को हल किया जा सके। अभी मैं किसी बंदे को गुजरानवाला भेजकर जमील को भी बुलवाने वाला हूँ ताकि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्त में लिया जा सके। क्या आपको यकीन है कि रमजू को किसी ने कत्ल ही किया है और वो तबई मौत नहीं मरा? खुर्शीद बेगम ने गहरी संजीदगी से पूछा। हाँ, मुझे पक्का यकीन है, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। मैंने रमजू की गर्दन पर ऐसे निशानात और आसार बड़े वाज़ेह देखे हैं जिससे ये बात पाया तकमील को पहुंच जाती है
कि बाबे रमजू को गला घूट कर ही मौत की वादी की जानिब रवाना किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे इसी यकीन की तहरीरी तस्दीक कर देगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने बारी बारी इनकी आंखों में झांका, फिर जज्बात से आरी लहजे में पूछा, अगर आप लोगों को रमजू के कातिल के बारे में कुछ पता हो या कुछ अंदाजा हो तो मुझे बता दें। कानून से ताउन करने में ही आप ही का भला है। थानेदार साहब, हम तो पहले ही सुग्गी की वजह से परेशान बैठे हैं, बरकत बीवी ने बेजारी से कहा। ऊपर से इस बुड्ढे की मौत ने और मसले खड़े कर दिए हैं। सच पूछे तो मुझे रमजू की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। बरकत बीवी ने बड़ी जहरीली बात की थी, लेकिन ये इसके दिल की आवाज़ थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे दुख और सुख का हिसाब करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। बस तुम मुझे ये बताओ कि रमजू के कातिल के बारे में तुम क्या जानती हो? कुछ भी नहीं, उसने टकासा जवाब दिया। और तुम? मैंने सवालिया नज़र से खुर्शीद बेगम की तरफ देखा। मुझे भी इस बारे में कोई इल्म नहीं है थानेदार साहब, वो सादगी से बोली। ये बात तो अभी अभी हमने आपके मुंह से सुनी है। मेरा साल हर साल का तजुर्बा ये बताता था कि बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम मुझसे गलत बयानी नहीं कर रही थीं। इनकी आंखें और चेहरे के तासुरात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो वाक़ियतन रमजू के कत्ल के हवाले से कुछ नहीं जानती थीं। ताहम इस केस में मुझे इनकी घिसाई मंझाई के फ़र्ज से गफलत नहीं बरतना थी। लिहाजा मैंने तफ्तीश का अमल जारी रखते हुए कहा, ठीक है, रमजू के कत्ल और किसी नामालूम कातिल वाली बात मेरे यहाँ आने और लाश का मुआयना करने के बाद सामने आई है, लेकिन रमजू की मौत की खबर तो सुबह ही सुबह में तुम लोगों तक पहुँच गई होगी, है ना? जी बिल्कुल, वो एक ज़बान बोल उठी। इस बात का हमें पता चल गया था और हम आपसे पहले यहाँ का एक चक्कर लगा कर भी गए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने कहा। मुझे तुम दोनों के चक्कर लगाने की खबर मिल गई थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम दोनों ही क्यों? मैं कुछ समझी नहीं थानेदार साहब। बरकत बीवी की आंखों में उलझन तैरने लगी। खुर्शीद बेगम ने कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं जनाब? मैंने कहा कि जितना तुम दोनों पर लाजिम था कि तुम रमजू की मौत की इत्तला पर यहाँ पहुँचो, उतना ही सुग्गी और ताफू का भी फर्ज बनता था कि वो भी इस घर में आते, लेकिन इन दोनों बहन भाइयों ने जहमत गवारा नहीं की। क्या मैं इसका सबब जान सकता हूँ? सुग्गी की तबीयत बहुत ख़राब है थानेदार साहब, खुर्शीद बेगम वजाहत करते हुए बोली, और आप जानते हैं कि 3 दिन पहले इसके साथ जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, इसने सुग्गी के दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा और मनफी असर डाला है। आप इसकी जज्बाती और ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। खुर्शीद बेगम की बात में पसंद था। मैंने इसकी पेश करदा दलील को मान लिया और ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, अब ज़रा ये भी बता दें कि तापू के साथ ऐसे कौन से जज्बाती मामलात थे जो वो इधर नहीं आया? क्या इसके पाँव में मेहंदी लगी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब, खुर्शीद बेगम जल्दी से बोली। फिर कैसी बात है? मैंने फ़ौरन सवाल दाग दिया। दरअसल तापू यहाँ है ही नहीं, उसने बताया, वरना वो सुबह भी इधर का चक्कर ज़रूर लगाता और अभी भी हमारे साथ ही होता। तापू यहाँ नहीं है का क्या मतलब हुआ? मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरा। वो कहाँ चला गया? वो तो कल ही धोड़ावाला चला गया था जी, बरकत बीवी ने वजाहत करते हुए बताया, जब हम आपके पास से वापस आए थे। इसे अचानक धोड़ावाला जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया। वो बात दरअसल ये है थानेदार साहब, बरकत बीवी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, आपने इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए 2 दिन का टाइम ले लिया था। तापू ने कहा, मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं इधर बैठकर क्या करूँगा? मैं धोड़ावाला ही चला जाता हूँ, एक दिन वहाँ गुजार कर कल किसी वक्त वापस आ जाऊँगा। मेरे ख्याल के मुताबिक भी तापू ठीक ही कह रहा था, इसलिए मैंने इसे धोड़ावाला जाने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा एक और बात भी है। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी तो मैंने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा, और वो कौन सी बात है बरकत बीबी? आपने ताफू को हिदायत की थी कि किसी भी सूरत में कानून को हाथ में नहीं लेना। तो मैंने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा। मेरी इस हिदायत का ताफू के धूड़ावाला जाने से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है थानेदार साहब, बरकत बीबी के बजाय उसकी फूफीजाद खुर्शीद बेगम ने कहा। ताफू का कहना यह था कि बाबे रमजू के बारे में सोचकर और उसे देखकर ताफू को अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता। बाबे ने सुग्गी के साथ जो नाजेबा हरकत की है, उसने ताफू के दिलो दिमाग में एक तूफान उठा रखा है। इसे डर था कि अगर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका तो यहाँ कड़ियावाला में कोई नया तमाशा हो जाएगा। इसीलिए मैंने भी ताफू के धूड़ावाला जानिब की हिमायत कर दी थी।
बरकत बीबी एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, जवान खून है थानेदार साहब, और मामला है बहन के रिश्ते का। आप समझदार इंसान हैं, आप इस बात को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि तापू ने बर वक्त बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और मैंने भी इसके फैसले की तायद करके कोई गलती नहीं की। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। इन दोनों की वजाहत में माकूलियत पाई जाती थी। मैं चंद लम्हात तक खोजती हुई नजर से बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम के चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा और फिर कहा, आप लोग कल दोपहर के वक्त मेरे पास से रुखसत हुए थे और तुम्हारा कहना है कि यहाँ आने के बाद ताफू धूड़ावाला रवाना हो गया था और इसने अगले दिन वापस आने का इरादा जाहिर किया था। इसका तो मतलब ये हुआ कि आज शाम से पहले से कड़ियांवाला पहुंच जाना चाहिए। जी थानेदार साहब, खुर्शीद बेगम ने कहा। बरकत बीबी ने पूछा कि आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? जाहिर है बरकत बीबी ने ये सवाल मुझसे किया था, लिहाजा मैंने उसे बताया। यूँ समझ लो कि मेरी तफ्तीश आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कल दोपहर तक मैं तुम लोगों के मसले का कोई न कोई हल निकाल ही लूँगा। बाबा रमजू तो गया इस दुनिया से, खुर्शीद बेगम ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। वो अपनी मौत मरा है या किसी ने इसे कत्ल किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि रमजू की मौत के बाद सुग्गी की इज्जत को इस घर के अंदर कोई खतरा नहीं है। मैं सुग्गी को किसी भी कीमत पर कड़ियांवाला छोड़कर नहीं जाऊंगी, बरकत बीवी ने कतई लहजे में कहा। जमील तो महीना महीना भर उधर गुजरानवाला में रहता है, सुग्गी इधर पड़ी क्या करेगी? मैं इसे अपने साथ धूड़ावाला लेकर ही जाऊंगी। जब आप लोगों ने मुझे फैसले के लिए इस मामले में शामिल किया है तो फिर कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैं बता चुका हूँ कि अभी मेरा एक बंदा गुजरानवाला जाएगा और शाम से पहले जमील को अपने साथ लेकर यहाँ आएगा। जब तक जमील यहाँ नहीं पहुँच जाता, इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता। और जहाँ तक सुखी के यहाँ रहने या धूड़ावाला जाने की बात है, तो इस हवाले से भी जो फैसला होना है वो बाबा रमजू की तदफीन के बाद ही होना है। मेरी बात तुम लोगों की समझ में आ रही है या नहीं? जी जी, खुर्शीद बेगम जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं समझ गई थानेदार साहब। रमजू ने जिंदगी में भी लोगों की जान असाम में डाल रखी थी और मरने के बाद भी वो हमारे लिए नित नई मुसीबतें खड़ी कर गया है, बरकत बीवी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल आप जैसा कहेंगे हमें मंजूर है। मैं इन दोनों को हिदायत देकर मकतूल रमजू के घर से बाहर निकल आया। रमजू के कत्ल के हवाले से मैं जाए वकवा की कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था और सरेदस्त में ऐसी कोई भी मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था जो रमजू के कातिल तक मेरी रहनुमाई कर सकती। इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि रमजू को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। इस अम्र को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तकवीत देना थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि 70 से ज्यादा उम्र के बुढ़े बाबे रमजू की किसी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो इसकी मौत का सबब बनी। इस सवाल को जहन में रखकर जब मैं कुर्बो जवार में निगाह दौड़ाता था तो घूम फिर कर मेरी नज़र ताफू के ऊपर पड़ती थी। मैंने इसके अंदाज़ोत्वार में रमजू के लिए जिस गम और गुस्से की लहर देखी थी, इसके पेश नज़र वो इस नौयत का संगीन कदम उठा सकता था। जब रमजू की लाश का जायजा लेते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि बाबे को कत्ल किया गया है, तो इस वक्त भी मेरा ध्यान सबसे पहले ताफू ही की तरफ गया था। लेकिन अभी बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम की ज़बानी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई थी, इसकी रोशनी में ताफू का रमजू के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता था। इन दोनों औरतों के बयान के मुताबिक कल बादस दोपहर ताफू धूड़ावाला रवाना हो गया था, जबकि रमजू की मौत गुज़िश्ता शब किसी वक्त वाक़ई हुई थी, यानी इसे पिछली रात के दरमियानी हिस्से में फना के घाट उतारा गया था। क्योंकि मासी हनीफा के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात इसने रमजू के घर पे खाना पहुंचाया था, तो इस वक्त बाबा रमजू जिंदा था। लेकिन जब आज सुबह वो इसे नाश्ता देने आई तो वो इस दारे फानी से कूच कर गया था। बहर सूरत और हर हिसाब से बाबे रमजू की मौत गुज़िश्ता शब के दरमियानी हिस्से ही में हुई थी। मैंने थाने में पहुंचते ही एक होशियार किस्म के अहलकार को गुजरानवाला रवाना कर दिया। मैंने ये पता लगा लिया था कि जमील गुजरानवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ क्राउन टेक्सटाइल मिल्स में काम करता था। रहायश के लिए उसने एक नज़दीकी महल शरीफपुरा में खासा माकूल बंदोबस्त कर रखा था। शरीफपुरा की एक बेवा औरत ने अपने मकान की बैठक जमील को किराए पर दे रखी थी। सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी वही औरत जमील को मुहैया कर दिया करती थी। किराए की रकम में क़याम व तयाम की सहूलियात शामिल थीं।
تاہم دوپہر کا کھانا جمیل فیکٹری ہی میں کھا لیا کرتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق جمیل کو ہر ماہ کی 7 تاریخ کو فیکٹری سے تنخواہ ملتی تھی، لہٰذا 7 تاریخ کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آتا، اس کی صبح وہ گجرانوالہ سے کڑیاں والا چلا آتا تھا۔ اتوار کی تو اس کی ہفتے وار چھٹی ہوتی ہی تھی، مہینے میں وہ ایک مرتبہ ہفتے کے روز کی بھی چھٹی کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح ہر ماہ اسے 2 دن کڑیاں والا میں گزارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ سکی والا واقعہ 24 اکتوبر کی دوپہر میں پیش آیا تھا اور رمجو کا قتل گزشتہ شب یعنی 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات ہوا تھا۔ جمیل کو سکی والے واقعے کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی باپ کی موت کی کوئی اطلاع۔ اپنے معمول کے مطابق اس کی کڑیاں والا آمد میں ابھی 8-10 دن باقی تھے۔ حالات کی سنگینی کے باعث میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے فی الفور یہاں لانے کے لیے اپنا ایک مستعد بندہ گجرانوالہ روانہ کر دیا تھا۔ یعقوب نامی اس کانسٹیبل کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ آج کی تاریخ میں مجھے جمیل تھانے میں چاہیے، اور یعقوب نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا تھا۔ میں یعقوب کی کارکردگی سے بخوبی آگاہ تھا، چاہے رات کے 10 بھی بج جاتے، مجھے اطمینان تھا کہ وہ جب بھی لوٹے گا جمیل اس کے ہمراہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور میں نے جو سوچا ہوتا ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اور اس غیر متوقع صورتحال پر وہ گڑبڑا کر رہ جاتا ہے۔ اس روز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ مجھے تھانے پہنچے ابھی گھنٹہ 1.5 ہی ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، جمیل نامی ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون جمیل؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ باب رمجو کا بیٹا ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو گجرانوالہ میں ہوتا ہے۔ ابھی تو یعقوب شاید گجرانوالہ پہنچا بھی نہ ہو، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جمیل یہاں اور وہ بھی اکیلا؟ بلاؤ اسے اندر۔ میرے آخری جملے میں سنسنی خیز الجھن کی آمیزش تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ جمیل یعقوب کے بلاوے پر یہاں پہنچا ہو۔ کڑیاں والا سے گجرات اور پھر گجرات سے گجرانوالہ پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، گجرانوالہ پہنچنے کے لیے ابھی یعقوب کو کچھ اور وقت لگنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل میرے سامنے موجود تھا۔ جمیل کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ وہ درمیانے قد کا مالک، گندمی رنگت والا ایک عام سا شخص تھا۔ جمیل کی آنکھوں اور چہرے سے بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تمہیں ہر بات سے آگاہ کروں گا، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت افسوس ہے، اور تم اس بات کی تسلی رکھو کہ میں بہت جلد رمجو کے قاتل کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہنچے کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ میں نے تمہیں بلانے کے لیے جو بندہ گجرانوالہ روانہ کیا ہے، وہ تو ابھی کراؤن ٹیکسٹائل ملز پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ میں آج ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ مجھے کل رات ہی ابا کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ رات کے وقت یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں صبح گجرانوالہ سے روانہ ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمیل؟ اس کے جواب نے میرے ذہن کو جھٹکا لگایا تھا۔ تمہیں کل رات کس نے کتنے بجے اطلاع دی تھی؟ کل جب میں فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اللہ رکھی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کڑیاں والا سے ایک بندہ یہ خبر لے کر آیا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے جلد سے جلد کڑیاں والا پہنچ جانا چاہیے، جمیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ جمیل کے جواب نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کل تم فیکٹری سے کتنے بجے اپنے کوارٹر پہنچے تھے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے دریافت کیا، اور رمجو کی موت کی اطلاع کتنے بجے گجرانوالہ پہنچی تھی؟ اللہ رکھی نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیاں والا بندہ عصر کے قریب اس کے کوارٹر پر پہنچا تھا۔ وہ بولا۔ اس بندے نے اللہ رکھی کو یہ اطلاع دی اور واپس چلا گیا۔ اللہ رکھی اس بیوہ عورت کا نام تھا جس کے گھر کی بیٹھک میں جمیل نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ جمیل کو کل عصر کے وقت باب رمجو کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ رمجو کو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اطلاع بہم پہنچانے والے بندے اور قاتل کے بیچ کوئی گہرا تعلق موجود تھا۔ کیا تم مجھے اطلاع کنندہ اس بندے کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا،
मेरी इस बंदे से मुलाकात नहीं हुई और अल्लाह रखी ने ना तो इसका नाम पूछा और ना ही इस बंदे ने खुद अल्लाह रखी को अपना नाम बताया। मैं दिल पर अब्बा की मौत का सदमा लेकर जब कड़ियांवाला पहुंचा तो वहां पिछले चंद रोज में पेश आने वाले हालात ने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया। मुझे पता चला कि आप सुबह से इधर कड़ियांवाला ही में थे, इसलिए मैं अब आपके पास चला आया हूँ। मुझे बताएं कि हकीकत क्या है। जमील को सुग्गी वाले मामले की खबर हो चुकी थी और मेरे पास आने से पहले वो खुर्शीद बेगम के घर में सुग्गी से मुलाकात कर आया था। लेकिन वहां पर जिस किस्म के हालात थे, जमील इन्हें समझने से कासिर था। वो अपने बाप की मौत का सुनकर भागता दौड़ता गुजरानवाला से कड़ियांवाला पहुंचा था और यहाँ पर इसके लिए मसाइल की जंजीर खुल गई थी। मेरी बात को अगर तुम तवज्जो से सुनोगे तो हकीकत को समझने में तुम्हें किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर ठहरे हुए अंदाज में कहा, सुग्गी और तुम्हारे बाप के बीच जो नाखुशगवार वाकया रूनुमा हुआ, इसकी खबर तुम्हें हो चुकी है। मुझे अगर बराह रास्त सुग्गी और रमजू से फर्दन फर्दन मुलाकात का मौका मैसर आ जाता तो मैं ये जानने में कामयाब हो जाता कि इनमें से झूठा कौन था और सच्चा कौन। लेकिन अब इस नतीजे को अखज़ करने की ज़रूरत बाकी रही है और न ही अहमियत, क्योंकि इन दोनों में से एक फरीक दारेफानी से उठ चुका है। इस मामले को बाद में भी देखा जा सकता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम्हारा बाप इस दुनिया में बाकी नहीं रहा और मुझे इस अमर में कोई शुबा नहीं कि रमजू को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है। मेरी पहली कोशिश और अव्वलीन तरजीह ये है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे बाप के कातिल तक पहुंच जाऊं और इस सिलसिले की इब्तिदा इस शख्स की तलाश से होगी जिसने गुज़िश्ता रोज़ अल्लाह रखी को तुम्हारे बाप की मौत की इतला दी। मौत से कई घंटे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इतला कुनिंदा को अच्छी तरह मालूम था कि पिछली रात तुम्हारे बाप की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा। तुम्हारे बाप का कातिल मज़कूरा इतला कुनिंदा भी हो सकता है या फिर इतला कुनिंदा कातिल को जानता है। ये इतला कुनिंदा मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसके बाद इस केस को चुटकी बजाते में हल कर लूँगा। लेकिन आप इस बंदे तक पहुँचेंगे कैसे? मेरे खामोश होने पर जमील ने उछल भरे अंदाज में कहा, तुम्हारे ज़रिए। मैंने कहा, मेरे ज़रिए? उसकी उलझन सिवा हो गई। मैं तो इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। तुम्हारी मालिक के मकान अल्लाह रखी ने इस बंदे को देख रखा है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अल्लाह रखी इस बंदे का पढ़ते ही पहचान लेगी। आपकी बात तो मेरी समझ में आ रही है, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, लेकिन आप अल्लाह रखी को दिखाने के लिए इस बंदे को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? तुम इसकी फिक्र न करो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मुझे बताओ, क्या तुम अल्लाह रखी को यहाँ ला सकते हो? ये तो कल ही मुमकिन हो सकेगा जनाब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। अगर मैं अभी गुजरानवाला रवाना हो जाऊं तो कल दोपहर तक मैं अल्लाह रखी को अपने साथ लेकर यहाँ आ सकता हूँ। कल शाम तक भी ले आओ तो काम चल जाएगा। मैंने कहा, कल दोपहर तक अस्पताल से तुम्हारे बाप की लाश भी आ जाएगी। रमजू की तहजीज़ और तकफीन के लिए तुम्हारा यहाँ कड़ियांवाला में होना बेहद ज़रूरी है। ये इतना मामूली वाक़या नहीं है कि तुम हफ्ते 10 दिन से पहले फैक्ट्री का रुख भी कर सको। मैं अभी गुजरानवाला जा रहा हूँ, वो बड़े आज़म के साथ बोला। वैसे भी मैं आज यहाँ रुक कर क्या करूँगा? आपने बताया है कि अब्बा की लाश कल दोपहर तक ही आएगी और इस बारे में तुम किसी से भी जिक्र नहीं करोगे कि अल्लाह रखी को किस मकसद के लिए यहाँ लाया जा रहा है। जी मैं समझ गया, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा कि अल्लाह रखी को सीधा यहाँ थाने लाना है, इधर कड़ियांवाला में किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को जहन में रखूँगा, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैंने एक कांस्टेबल को अखलाकी और जज्बाती सहारे के लिए जमील के हमरा गुजरानवाला रवाना कर दिया। ये काम जमील के बगैर भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक ख़ास मकसद के तहत जमील को कल दोपहर तक के लिए कड़ियांवाला की फ़िज़ा से दूर कर दिया था। रमजू की लाश आने से पहले अगर वो कड़ियांवाला में ठहरता तो जाहिर सी बात है कि वो ये तमाम वक्त सुग्गी के साथ ही गुजारता और उसके लिए या तो जमील को खुर्शीद बेगम के घर में क़याम करना पड़ता और या फिर सुग्गी को वापस रमजू वाले घर में जाना पड़ता। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि सुग्गी की वापसी के लिए बरकत बीबी आसानी से तैयार न होती, लिहाजा कड़ियांवाला में किसी बड़ी बदमज़गी का रोशन इम्कान था। मैं ऐसी किसी बदअमनी से अपने प्रोग्राम को मुतासिर नहीं करना चाहता था। मैंने अल्लाह रखी की मदद से जिस शनाख्त परेड के बारे में सोच लिया था, इसके लिए सबसे अहम मौका वही होता
जब तदफीन के वक्त गांव के तमाम मर्द कब्रिस्तान में मौजूद होते। इस बात के कभी इम्कानात थे कि इतला कुनिंदा का कत्ल कड़ियांवाला ही से था। मैं अल्लाह रखी को पोशीदा रखकर इस फितना परवर शख्स तक रसाई हासिल करना चाहता था, जिसे इस बात का पेशगी इल्म था कि इसके गुजरान वाला इतला पहुंचाने के चंद घंटे बाद बाबा रमजू लुकमा अजल बन जाएगा। ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा था। जमील के जाने के थोड़ी देर बाद कांस्टेबल आरिफ थाने पहुंच गया। आरिफ को मैंने बाबे रमजू की लाश के साथ अस्पताल भेजा था। आरिफ के चेहरे पर मुझे दबा दबा जोश नजर आया तो मैं इससे पूछे बिना न रह सका। आरिफ, खैरियत तो है? तुम काफी तरोताजा दिखाई दे रहे हो। अस्पताल से क्या खबर लाए हो? पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? जनाब, बाबे की लाश कल किसी वक्त भी अस्पताल से थाने भेज दी जाएगी, उसने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो आरिफ? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसकी तरफ देखा। खुलकर बताओ, तुम्हारे जहन में क्या कहानी है? कहानी जहन में नहीं, मेरी जेब में है मलिक साहब। वो अपना हाथ जेब की जानिब बढ़ाते हुए ड्रामाई अंदाज में बोला। आप इसे प्रीमार्टम रिपोर्ट समझ लें। प्रीमार्टम? मैं चौंक उठा। यानी बाबे रमजू की लाश की चीट पाट से पहले की रिपोर्ट? मेरी हैरत भरी उलझन के जवाब में आरिफ ने अपनी जेब में से एक अंगूठी निकालकर मेरी सिमत बढ़ाते हुए कहा, ये लें जी, प्रीमार्टम रिपोर्ट ऑफ बाबा रमजू। मज़कूरा अंगूठी पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मैंने इसे हाल ही में किसी के हाथ की उंगली में देखा हो। मैंने आरिफ से पूछा, ये किसकी अंगूठी है और इसका बाबा रमजू की मौत से क्या ताल्लुक है? मलिक साहब, लगता है कि आपने इस अंगूठी को पहचाना नहीं। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोला, कल बाबे रमजू की शिकायत लेकर जो लोग थाने आए थे, इनमें से एक बंदे के हाथ में ये अंगूठी मौजूद थी। मुझे फौरन याद आ गया कि मैंने मज़कूरा अंगूठी को ताफू के हाथ की एक उंगली में देखा था। मैंने आरिफ से पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? बाबे रमजू की लाश वाली चादर के अंदर से जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। आज जब मैं मकतूल रमजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा रहा था तो मैंने लाश को रमजू के बिस्तर पर बिछी चादर ही में लपेटवा दिया था। यानी बाबे रमजू की लाश अपने बिस्तर की चादर में लिपट कर अस्पताल पहुंची थी। ये चादर बाबे का इब्तिदाई कफन भी साबित हुई थी। जब बाबे की लाश को इस चादर में लपेटा गया उस वक्त तो ये अंगूठी हम में से किसी की नज़र में नहीं आई थी। मैंने मज़कूरा अंगूठी का जायजा लेते हुए कहा, मलिक साहब, यह अंगूठी इस चादर के एक कोने में फंसी हुई थी। आरिफ ने बताया। इस चादर का एक कोना फटा हुआ था जिसमें से धागे निकले हुए थे और ये अंगूठी इन धागों के अंदर उलझी हुई थी। जब अस्पताल में बाबे की लाश को चादर में से निकाला गया तो मेरी इस अंगूठी पर नज़र पड़ी और मैंने सबकी निगाह बचाकर अंगूठी को पार कर लिया और अब ये आपकी खिदमत में हाजिर है। यह अंगूठी अगर बाबे रमजू के बिस्तर की चादर में उलझी हुई मिली है तो इसका मतलब ये हुआ कि ताफू वहां गया था। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर ये बात भी तय है कि ताफू का बाबे की मौत से कोई गहरा ताल्लुक है। हो सकता है कि बाबे रमजू का गला दबाते हुए अंगूठी ताफू की उंगली से निकल गई हो, लेकिन ताफू को इस बात का एहसास ना हुआ हो। उसने अपना काम निपटाया और घर से निकल गया। मलिक साहब, हमें फौरन कड़ियांवाला जाकर ताफू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आरिफ ने तजवीज़ देने वाले अंदाज में कहा, 4 जूते इसकी तशरीफ पर लगेंगे तो सब कुछ उगल देगा अपनी जबान से। आरिफ जब लाश के साथ अस्पताल की जानिब रवाना हो गया था तो उसके बाद ये बात मेरे इल्म में आई थी कि ताफू तो कल ही धूड़ावाला चला गया था। ताफू की रवानगी के बारे में आरिफ को इल्म नहीं था, इसीलिए उसने उसे कड़ियांवाला जाकर गिरफ्तार करने की बात की थी। मैंने आरिफ को सूरत हाल से आगाह किया, फिर हवलदार नबी बख्श और आरिफ को कड़ियांवाला रवाना कर दिया कि जैसे ही ताफू गांव में दाखिल हो वो इसे गिरफ्तार करके सीधा मेरे पास ले आए। बरकत बीवी ने बताया था कि आज ताफू धूलावाला से वापस आ जाएगा। इस केस की कड़ियां एक एक करके कड़ियांवाला में जमा हो रही थीं। वो छोटा सा गांव अब सही मायनों में कड़ियांवाला बन गया था। इस दिन 27 अक्टूबर थी। मेरे पास ये केस कल यानी 26 अक्टूबर को आया था और मैंने इस केस को नतीजा खेज बनाने के लिए फरियादी अफराद से जो मोहलत दी थी इसमें से एक दिन गुजर चुका था और एक दिन बाकी था। मुझे किसी भी हाल में इस केस को मुय्यना मुद्दत के अंदर अंदर हल करना था और हालात इस रुख पर आ गए थे कि अपनी कामयाबी मुझे यकीनी दिखाई दे रही थी। 27 अक्टूबर का सूरज गुरूब होने से पहले ताफू मेरी कस्टडी में आ चुका था।
वो जैसे ही कड़ियांवाला में दाखिल हुआ, मेरे भेजे हुए एहलकारों ने इसे फौरन गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया था। ताफू अपनी गिरफ्तारी पर खासा बरहम था। उसने बिगड़े हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुसीबत हम पर टूटी है और आप ही उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ज्यादती, परेशानी और मुसीबत क्या होती है, मैंने खौफनाक अंदाज में कहा। फिक्र नहीं करो, अगर तुमने शराफत से जबान नहीं खोली तो मैं इन तीनों चीजों से तुम्हें अच्छी तरह आगाह करा दूंगा। जनाब, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो अपनी खफगी को भूलकर कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मैंने क्या किया है? तो तुम्हारे ख्याल में तुमने कुछ भी नहीं किया? नहीं, वो उलझन सदा अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें ताकीद की थी ना कि किसी भी सूरत में तुमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। मैंने उसे घूरा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है थानेदार साहब? इसकी उलझन में हैरत और बेबसी भी शामिल हो गई। कुछ मुझे भी तो बताएं। या तो वो बड़े कमाल की अदाकारी कर रहा था, या फिर वो बाबे रमजू की मौत से कतई लाताल्लुक था। मैंने ताफू की असलियत तक रसाई हासिल करने के लिए ताफू की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, तुमने बाबे रमजू को कत्ल किया है? मैंने? वो लुकनतज़दा अंदाज में बोला, क्या रमजू मर गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यह आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि पिछली रात बाबे रमजू को कत्ल किया जा चुका है? मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। जनाब, मैं तो कल दिन ही में धूड़ावाला चला गया था, वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, और अभी वापस आया हूँ। लेकिन कड़ियांवाला में दाखिल होने से पहले ही आपके बंदे मुझे पकड़कर थाने ले आए हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कल दोपहर से अब तक इधर कड़ियांवाला में क्या वाकयात पेश आ चुके हैं। तुम कल मेरे पास से रुखसत होने के बाद धूड़ावाला रवाना हो गए थे? मैंने इसे घिसने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ताफू इस वक्त मेरी नज़र में एक ऐसा देसी बादाम था कि मैं अंगूठी का हथौड़ा इस्तेमाल करके एक ही ज़रब में इसे तोड़कर अंदर से अपनी मर्जी का मगज़ हासिल कर सकता था, मगर मैं फ़िलहाल इसे अपने सवालात की सांध पर घिसकर इसके खोल को कमज़ोर कर रहा था। इसने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन तुम कड़ियांवाला से निकलकर धूड़ावाला जाने के बजाय पहुंच गए गुजरानवाला। मैंने तंजिया अंदाज में कहा। गुजरानवाला में मेरा क्या काम थानेदार साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैं तो यहाँ से सीधा धूड़ावाला ही गया था। आप पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं। गुजरानवाला में तुम्हारा काम ये था कि जमील की मालिक मकान को जाकर बताओ कि बाबे रमजू का इंतकाल हो गया है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, ताकि वो पहली फुर्सत में कड़ियांवाला पहुंच जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिर तुम गुजरानवाला से वापस कड़ियांवाला आए और रात की तारीकी में तुमने बाबे रमजू का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने कड़ी नज़र से इसे घूरा। अपना काम निपटाने के बाद तुम चुपचाप धूड़ावाला रवाना हो गए और अब दूध से धुलकर यहाँ आ गए हो। जनाब, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं कल गुजरानवाला नहीं गया था। वो ठोस लहजे में बोला, पता नहीं आप क्यों मुझे इस मामले में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे कसम खाने से ये मसला हल नहीं होगा ताफू, मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा। अगर तुम खुद गुजरानवाला नहीं गए तो फिर तुमने इस मकसद के लिए किसी और बंदे को वहां भेजा होगा। मैं खुद गया और न ही मैंने किसी और को वहां भेजा, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। आप मुझे खामखा इस चक्कर में फांसने की कोशिश कर रहे हैं। कल किसी वक्त भी जमील और अल्लाह रखी यहाँ पहुँच जाएंगे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हो जाए अलग, वो बेपरवाही से बोला। जब मेरा इन मामला से कोई वास्ता ही नहीं तो फिर क्यों परेशान हूँ? ताफू का एतमाद मुझे उलझन में डाल रहा था। अभी तक इसकी किसी भी अदा से मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि वो दरोकोई से काम ले रहा हो। मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा, तुम खुद गुजरानवाला गए या नहीं गए? तुमने किसी और बंदे को गुजरानवाला भेजा या नहीं भेजा? इसका फैसला तो अल्लाह रखी के आने के बाद हो जाएगा, लेकिन तुम एक हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। कौन सी हकीकत? उसने बेसाख्ता पूछा। ये हकीकत कि तुमने बाबे रमजू को कत्ल किया है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, वो एहतिजाजी अंदाज में बोला। आप खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं खामखा कुछ भी नहीं करता ताफू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे पास इस बात का ठोस सबूत है कि तुमने गला दबाकर बाबे रमजू को मौत के घाट उतारा है।
कौन सा ठोस सबूत है आपके पास? वो बरहमी से बोला। लाएं, दिखाएं मुझे। पहले तुम दिखाओ, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। मैं दिखाऊं? वो हैरत भरे लहजे में बोला। मैं क्या दिखाऊं आपको? वो सबूत कि तुम गुज़िश्ता रात बाबे रमजू के घर नहीं गए थे, मैंने कहा, और तुमने रमजू को कत्ल नहीं किया। मेरे पास तो ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, वो बेबसी से बोला। मैं तो कल दोपहर से अब तक धूणावाला में था। जब मैं पिछली रात कड़ियावाला में था ही नहीं, तो फिर मैं रमजू को कत्ल कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे वो सबूत मांग रहा हूँ जो कल तुम्हारे पास था लेकिन आज नहीं है। मैंने चूहे बिल्ली के इस खेल को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा। वो सबूत तुम्हारे हाथ से निकलकर कहीं गिर गया है। वो बेसाख्ता अपने हाथों को तकने लगा। मैंने कहा कि वो सबूत तुम्हारे हाथों से निकलने के बाद बाबा रमजू के बिस्तर पर पहुंच गया था। तुम इसे जाय वकुआ से उठाना भूल गए, लेकिन मैंने उठा लिया। क्या समझे? कहीं आप इस अंगूठी की बात तो नहीं कर रहे? वो आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। अब तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हो, मैंने काटदार लहजे में कहा। कल जब तुम दूसरे लोगों के साथ मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हारे हाथ की एक उंगली में हरे नगीने वाली चांदी की एक अंगूठी देखी थी, जो इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही। वो हरा नगीना पन्ना है थानेदार साहब, उसने बताया। मैंने बड़े शौक से वो अंगूठी बनवाई थी। किसी अल्लाह वाले ने मुझे बताया था कि मैं पन्ना पहनूं, ये मुझे बहुत फायदा देगा। तुमने इस अल्लाह वाले की बात पर अमल नहीं किया और मुसीबत में फंस गए। मैंने मायनाखेज अंदाज में ताफू पर चोट की, फिर मस्कूरा अंगूठी को अपनी मेज की दराज में से निकालकर इसे दिखाते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। अब जमरुद जड़ी चांदी की ये अंगूठी मेरे पास आ गई है, लिहाजा ये पन्ना मुझे बहुत फायदा पहुंचाएगा। वो पलके झपकाते हुए हैरत भरे लहजे में बोला। थानेदार साहब, यह अंगूठी आपको कहाँ से मिली है? बताया तो है, जाए वारदात से, मैंने शहर में बुझे हुए अल्फाज में कहा। मैंने ये अंगूठी मकतूल रमजू के बिस्तर से उठाई है। जब तुम गला दबाकर बाबे रमजू को मौत के घाट उतार रहे थे तो ये अंगूठी तुम्हारे हाथ से निकलकर वहां गिर गई थी। ये नहीं हो सकता, वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला। मैंने पूछा कि क्या नहीं हो सकता? मैंने बाबे रमजू को कत्ल नहीं किया, वो बदस्तूर नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो वहां गया ही नहीं। जब तुम बकुआ पर गए ही नहीं और तुमने बाबे रमजू को कत्ल नहीं किया तो फिर तुम्हारी उंगली में पहनी हुई अंगूठी वहां कैसे पहुंच गई? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। क्या इस अल्लाह वाले ने तुम्हें अंगूठी की कोई ऐसी खुसूसियत भी बताई थी कि जमरुद की तासीर से ये अंगूठी उड़न तश्तरी बन जाएगी? नहीं जनाब, वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोला। ऐसी तो कोई बात नहीं है। पन्ने की वजह से भला अंगूठी परवाज कैसे कर सकती है? अंगूठी ने खुफिया उड़ान भर के दिखाई तो है, मैंने तेज लहजे में कहा। ये तुम्हारे हाथ की उंगली में थी। तुम्हारा दावा है कि गुज़िश्ता रात तुम बाबे रमजू के घर नहीं गए, लेकिन ये बाबरकत अंगूठी वहां पहुंच गई। ये इस अंगूठी का कोई कमाल है या उस अल्लाह वाले की करामात? इसका जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। आपके सवाल का जवाब काका देगा थानेदार साहब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला। काका? मैंने सवालिया नजर से इसकी तरफ देखा। तुम अदिल की बात कर रहे हो ना, जो कड़ियावाला में किरियाने की दुकान चलाता है? वो तुम्हारा दोस्त है और कल वो भी तुम्हारे साथ हमारे पास आया था। जी, मैं इसी अदील उर्फ काका का जिक्र कर रहा हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। लेकिन काका का इस अंगूठी से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। मैंने तो इस अंगूठी को कल तुम्हारे हाथ में देखा था। कल देखा था ना, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, लेकिन कल ही धूणावाला जाने से पहले मैंने ये अंगूठी काका को दे दी थी। तुमने ये अंगूठी काका को क्यों दी थी? मैं पूछे बिना न रह सका। उसका कोई खास सबब? ये अंगूठी काका को बहुत पसंद आ गई थी थानेदार साहब, वो ठहरे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। उसने कहा कि ताफू ये अंगूठी मुझे दे दो। मैंने अंगूठी बड़े चाव से बनवाई थी, लेकिन अपने दोस्त की ख्वाहिश को रद्द न कर सका और मैंने ये अंगूठी निकालकर उसके हवाले कर दी। काका की उंगली में ये अंगूठी थोड़ी ढीली थी। उसने मुझसे कहा कि वो अंगूठी के रिंग पर धागा लपेटकर उसे अपनी उंगली के साइज का बना लेगा। मैं मुतमईन होकर थूड़े वाला चला गया, लेकिन इस अंगूठी के छल्ले में तो धागा लिपटा नजर नहीं आ रहा। मैंने जमरुद जड़ी अंगूठी को गौर से देखते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा। वो बड़ी सादगी से बोला, इसीलिए ये अंगूठी काका की उंगली से निकल गई होगी। यानी तुम इस बात का एतराफ कर रहे हो कि काका पिछली रात बाबा रमजू के घर गया था? मैंने बड़े संगीन लहजे में इस्तफसार किया। और काका ही ने रमजू का गला दबाकर इसे मौत के घाट उतारा है, और इस अमल के दौरान में उसकी उंगली में ढीली ये अंगूठी निकलकर बाबे रमजू के बिस्तर पर जा गिरी थी। मैं इस हवाले से कोई एतराफ या इख्तिलाफ नहीं कर सकता, वो बेबसी से गर्दन झटक कर बोला।
जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। मेरी बात पर आप यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। मैं काका से तस्दीक करने के बाद तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। मैंने कहा, अगर काका ने तुम्हारी सुनाई हुई कहानी की तरदीद कर दी तो फिर तुम्हें मैं कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मंजूर है, वो बेपरवाही से बोला। मंजूर है तो तुम इतनी आसानी से कह रहे हो जैसे मैंने 2-4 थप्पड़ों और 10 लातों की सजा का जिक्र कर दिया हो। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे फांसी की सजा दिलवा देना, वो चटानी लहजे में बोला। मैंने ताफू को हवालात में बंद किया और काका को लाने के लिए एक बंदा कड़ियां वाला रवाना कर दिया। ताफू ने हवालात की तरफ जाते हुए कोई एहतजाज किया और न ही किसी किस्म का बावेला मचाया। इसके अंदाज में एक खास किस्म का इत्मीनान पाया जाता था, जैसे किसी बेगुनाह के दिल में सुकून होता है कि जब इसने कुछ किया ही नहीं तो फिर अल्लाह इसकी मदद करेगा। 28 अक्टूबर मेरे लिए एक मसरूफ तरीन दिन साबित हुआ था, लेकिन पहले मैं गुज़िश्ता रात की दिलचस्प कार्रवाई भी आपकी नज़र कर दूं। मेरे भेजे हुए बंदे ने काका को लाकर थाने में हाजिर कर दिया था और इसके साथ ही कड़ियांवाला में ये खबर भी फैल गई थी कि मैंने ताफू को बाबा रमजू के कत्ल के इल्ज़ाम में हवालात में बंद कर रखा है। चुनाचे बरकत बीबी और खुर्शीद बीबी भी एक टांगा पकड़कर वहां चली आई थीं। मैंने सबसे पहले काका का इंटरव्यू किया। इसने ताफू की बातों की तरदीद कर दी, यानी इसने ताफू से वो अंगूठी नहीं ली थी। मैंने काका पर वाजबी सी जबरदस्ती भी करी, मगर वो अपने बयान पर डटा रहा। दूसरी जानिब ताफू को इस बात पर हैरत और गुस्सा भी था कि काका झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने इन दोनों को हवलदार नबी बख्श की तहवील में देते हुए कहा था, कल सुबह जब मैं थाने आऊं तो इन दोनों की जबानों के कुफल खुल जाना चाहिए। अब बेफिक्र होकर जाएं अपने क्वार्टर में मलिक साहब, हवलदार ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा था। सिर्फ जबान के ही नहीं बल्कि मैं इनके सारे ताले खोल डालूंगा। बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम को मैंने वापस कड़ियांवाला जाने पर राजी कर लिया था। वो ताफू को लिए बगैर वापस जाने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा कि ताफू मेरी तहवील में है, या आप लोगों को कल भी सही सलामत ही मिलेगा। आप कल दोनों मेरे पास आ जाना। लेकिन थानेदार साहब, ताफू का कसूर क्या है? बरकत बीवी ने पूछा था। उल्टा मैंने इससे सवाल कर डाला था, तो मैं ताफू बेगुनाह लगता है ना? जी बिल्कुल, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। तो तुम्हें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में कहा था। अगर ताफू ने कुछ नहीं किया तो फिर इसे भी कुछ नहीं होगा। 28 अक्टूबर का दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे लिए बेपनाह मसरूफियत का हामिल था। जिस बंदे को मैंने गुज़िश्ता रोज़ गुजरानवाला रवाना किया था वो तो पिछली रात ही वापस आ गया था। अब मुझे इंतज़ार था तो जमील और अल्लाह रखी का। मैं अपने कमरे में आकर बैठा तो हवलदार मेरे पास आ गया। मैंने पूछा, क्या रिपोर्ट है नबी बख्श? बंदे खासे सख्त जान हैं, उसने बताया। इनकी ज़बानें खुलवाने के लिए स्पेशल फार्मूले इस्तेमाल करना पड़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूले हम आने वाली रात में आजमाएंगे। मैंने कहा, वैसे तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है नबी बख्श? मुझे ताफू बेकसूर और काका मक्कार लगता है, उसने जवाब दिया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, चलें देखते हैं। दोपहर के बाद जमील और अल्लाह रखी थाने पहुंच गए। इसके साथ ही अस्पताल से बाबे रमजू की पोस्टमार्टम शुदा लाश भी आ गई थी। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। बाबे रमजू की मौत 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात वाक़ हुई थी और यह कि इसे गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद रमजू की लाश जमील के हवाले करते हुए कहा, तुम इत्मीनान से अपने बाप की तहजीज़ और तकफीन का बंदोबस्त करो। यह मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे बाप के कातिल को बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगा। जनाब, मैंने सुना है कि आपने मेरे साले ताफू को भी हवालात में बंद कर रखा है, उसने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। ये क्या चक्कर है? सिर्फ ताफू ही नहीं, उसका जिक्री यार काका भी मेरी तहवील में है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और इन दोनों ही में से एक किसी ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। मैं शाम से पहले तुम्हें यकीन दिला दूंगा, मैंने कहा। वो अल्लाह रखी की तरफ देखते हुए बोला, इसका क्या करना है? अल्लाह रखी आज के दिन मेरी मेहमान है, मैंने कहा। इसका काम ख़त्म होते ही मैं इसे गुजरानवाला पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा। वो मुतमईन होकर चला गया। जब मैंने जमील को गुजरानवाला भेजा तो इस वक्त तक ज़मरुद वाली अंगूठी सामने नहीं आई थी।
मेरा इरादा यही था कि मैं तदफीन के मौके पर अल्लाह रखी को कड़ियाँ वाला के तमाम मर्दों के चेहरे दिखाकर पूछूंगा कि इनमें से किसी ने तुम्हें जमील के बाप की मौत की इतला दी थी। लेकिन अंगूठी की बाजियाबी के बाद सूरत-ए-हाल खासी तब्दील हो गई थी। अब मुझे हवालात में मौजूद 2 बंदों में से पहले किसी एक का इंतखाब करना था। हो सकता है इसके बाद शनाख्त परेड की ज़रूरत ही बाकी न रहती। मैं अल्लाह रखी को अपने साथ लेकर हवालात में पहुंच गया और दोनों हवालातियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, इनमें से किसी को पहचानती हो? अल्लाह रखी की निगाह काका पर जमकर रह गई। वो चंद लम्हात तक साकित नज़र से उसे देखती रही, फिर बिखरी हुई आवाज़ में बोली, ये बंदा आया था परसों मेरे पास और इसने मुझे बताया था कि कड़ियाँवाला में जमील के बाप का इंतकाल हो गया है। मैंने अल्लाह रखी को वापस अपने कमरे में भेज दिया और हवालात के अंदर दाखिल होकर अदील उर्फ काका पर पिल पड़ा। इस वक्त मुझ पर एक जुनून सा तारी हो चुका था। मैंने आओ देखा न ताओ और लातों घूसों की ज़रबात से मैंने काका की हालत खैर कर दी। 10 मिनट की इस मारामारी के बाद काका का चेहरा लहूलुहान हो गया। इसकी पसलियों, पेट और कमर के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो अंदरूनी चोटें आईं, इनका हिसाब सरे दस्त नहीं लगाया जा सकता था। काका ने हाँफते और कांपते हुए मेरे कदमों पर सर रख दिया और मिन्नत रेज लहजे में बोला, आप मुझे और न मारे, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूँ। हवलदार नबी बख्श ने भी काका की अच्छी खासी खातिरदारी की थी, लेकिन वो इसकी ढिठाई के खोल को तोड़ नहीं सका था। ताहम अल्लाह रखी की शनाख्त के बाद काका अपने झूठ के कदमों पर जमकर खड़ा नहीं रह सका था और इसे इकबाल जुर्म करते ही बनी थी। काका के एतराफ़ी बयान ने मकतूल बाबा रमजू को भी सरखुरू कर दिया था। यानी बाबा ने हुस्ना को सुग्गी की गैर नसाबी सरगर्मियों का जो किस्सा सुनाया था, वो मबनी पर हकीकत था। काका और सुग्गी के बीच काबिल एतराज़ मामलात का सिलसिला जारी था। काका ने बताया कि उसने सुग्गी के इमा पर ही बाबे रमजू को कत्ल किया था, लेकिन बादशाह जब मैंने सुग्गी को शामिल तफ्तीश किया तो उसने काका के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। सुग्गी और काका के दरमियान जमील की अदम मौजूदगी में क्या खिचड़ी पकती रही थी, मुझे इससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। ये इन दोनों का और अल्लाह का मामला था। मेरे पेश नज़र सिर्फ ये बात थी कि मेरे थाने की हुदूद में एक 70 साला बुढ़े को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया था और मैंने इस बुढ़े के कातिल से इकबाल जुर्म करवा लिया था। मैंने इसी रोज़ अल्लाह रखी को वापस गुजरानवाला पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया और काका से पूछा, तुमने अपने दोस्त ताफू को इस केस में फंसाने की कोशिश क्यों की थी? मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, वो नदामत आमेज लहजे में बोला। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अंगूठी मनहूस बाबे के बिस्तर पर जा गिरी थी और वो तो जब बाद में मैं फंस गया तो मैंने पैंतरा बदला और ताफू के बयान की तरदीद कर दी। मैंने कहा, तुमने बाबे रमजू को सुग्गी की फरमाइश पर कत्ल किया या तुम्हारा ज़ाती मंसूबा था? बाबा तो गया जान से। जब रमजू को मारने का फैसला हो ही चुका था तो फिर गुजरानवाला जाकर अल्लाह रखी को बाबे की मौत की पेशगी इतला देने से तुम्हारा क्या मकसद था? तुमने ऐसा क्यों किया? जनाब, पहले मैंने यही सोचा था कि जमील को गुजरानवाला से फ़ौरन यहाँ बुलवाने के लिए ये चाल चली जाए ताकि 8-10 दिन इसका इंतज़ार न करना पड़े। लेकिन जब मैं गुजरानवाला से वापस आया तो सुग्गी ने ज़िद की कि बाबे की मौत वाला झूठ बोल ही दिया है तो फिर इसे ठिकाने भी लगा देते हैं। मैं सुग्गी की बातों में आ गया और मैंने बाबे रमजू का किस्सा तमाम कर दिया। तुमने अपनी माँ की कोख से नहीं बल्कि जुराइम के पेट से जन्म लिया है काका। मैंने इसे नफरत भरी नज़र से घूरा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ये किसी भी मुजरिम को ज़्यादा दिन तक ढील नहीं देती। इसके बाद मैंने ज़मरुद जड़ी अंगूठी ताफू के हवाले कर दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा, ताफू, मेरा नहीं बल्कि अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो जिसने अपनी रहमत से तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई है। इस अंगूठी को अपना शौक पूरा करने के लिए ज़रूर पहनो, मगर इस अकीदे के साथ कि ये तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचाएगी। फ़ायदा देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है। इसने अपने ख़यालात पर नदामत से गर्दन झुका दी।